हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है संस्थाओं का कामकाज, है ना। तो ये टॉपिक जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज, है ना। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की राज्य व्यवस्था, है ना, ये आपकी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। सेकंड क्या है कथन कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कौन? प्रधानमंत्री। थर्ड है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो इसमें क्या है, आपको असत्य कथन को पता करना है कि ये चारों स्टेटमेंट में रॉन्ग कौन सा है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसमें असत्य कथन पूछ रहा है तो ये तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है ना, और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी सही है। थर्ड है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है ना, राष्ट्रपति के द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं? तो ये थर्ड का हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पे? तो प्रधानमंत्री की। इसलिए ये थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है कि संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, इसके बाद आपका हो जाएगा लोकसभा और क्या हो जाएगा, राज्यसभा यानी कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। तो ये आपका चौथा भी रॉन्ग हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति नहीं दिया गया है। तो इस असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, सी। 3 और 4 जो है ये असत्य कथन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कहता है कि द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था, है ना। तो ये जो है आपका ये स्टेटमेंट जो है इसमें पहले पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन कौन सा है। तो ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है कि जो है इसमें 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया। सेकंड है इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था। किसको? तो बीपी मंडल आयोग को। थर्ड क्या है कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो ये भी जो है आपका थर्ड भी जो है ये भी सही है। तो सत्य कथन में क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी। तो पहला तो आया था कि 1979 में, ये दूसरा आया था द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग। पहला कब आया था? तो पहला आपका आया था 1953 में। 1953 में जो है ये पहला आया था, प्रथम पिछड़ा जाति आयोग आया था, प्रथम
पिछड़ा, है ना, पिछड़ा जाति आयोग ये आया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी काका कालेलकर ने। किसने? तो काका कालेलकर, ये याद रखेंगे। किसने? काका कालेलकर ने प्रथम पिछड़ा जाति आयोग की अध्यक्षता की थी, है ना। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ थे। और इसमें एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि 1980 में जो है इस आयोग ने, कौन से आयोग ने? तो बीपी मंडल आयोग। ये 1980 में क्या काम किया? 1980 में बीपी मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% जो है वो आरक्षण देने की सिफारिश की थी। 1980 में ये सिफारिश की थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 1993 में जो है इसको लागू किया गया। 1993 में इसे लागू किया गया और 1993 में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हुआ। इसमें ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे। इसी में एक चीज़ आ जाता है आरक्षण के संबंध में कि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का एक मामला आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से सरकार के फैसलों को वैध घोषित किया था। और न्यायालय ने पिछड़े वर्ग में अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण का लाभ न देने का भी निर्णय दिया था। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि ये सारे जो है वो सत्य कथन। थर्ड, सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियां में शामिल है क्या क्या? तो पहला है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल। थर्ड क्या है? इसमें भी आपको कूट दिया गया है ना। तो ये जिम्मेदारी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना, ये भी सही है। कर इकट्ठा करना, ये भी है। सेना, पुलिस व न्यायालय का सांगठनिक विकास करना, तो ये भी जो है सही है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो सरकार की ये सारी की जिम्मेदारियां हैं, ये चारों सरकार की जिम्मेदारियां हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये संसद से जुड़ी हुई प्रश्न है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, तो ये सही है। यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? तो संसद कहा जाता है। जो प्रतिनिधियों को चुन करके हम संसद में भेजते हैं, सांसद जिसको कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो संसद। सेकंड क्या है? कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होती है, तो ये भी क्या है आपका? तो ये बिल्कुल, ये भी आपका सही कथन है, ठीक है। थर्ड है सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, ये भी सही है। फोर्थ क्या है? सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संस्था है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि उपयुक्त सभी सत्य कथन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है ना। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ असत्य कथन को ढूंढना है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? वो सत्य है कथन। सेकंड क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में? तो ये दूसरा, ये आपका जो है ये रॉन्ग कथन है। कैसे रॉन्ग कथन है? तो किसी भी सदन का सदस्य होना जो है वो जरूरी नहीं है, यहाँ अनिवार्य पूछ रहा है, यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति को दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य होता भी है तो नियुक्ति से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होता है ना। इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ असत्य कथन क्या है? बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है
सेकेंड, लोकसभा द्वारा सरकार के बजट संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे वापस होने तक रोक नहीं सकती है। थर्ड है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है तथा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें सत्य कथन को ढूंढना है कि ये 3 स्टेटमेंट जो दिए गए उसमें सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में किसी भी सामान्य विधेयक को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों की सहमति न हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। इसलिए ये पहला कथन जो है ये आपका रॉन्ग हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा जो है बजट संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से रोक नहीं सकती। तो क्या होता है कि लोकसभा में धन विधेयक जो होता है बजट पारित होने पर राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के लिए, सिर्फ 14 दिनों तक उसे अपने पास रख सकती है या उसे संशोधन का केवल सुझाव दे सकती है। इन संशोधनों को मानना या न मानना लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, और थर्ड वाला जो आपका हो गया, थर्ड का कथन ये जो कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है तथा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सत्ता में वही पार्टी रह सकती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तथा लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या लोकसभा में बहुमत खोने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। 2 और 3 कथन क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों सत्य है। पूछ क्या रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेकानुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालयों में के मामलों में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो ये भी सत्य कथन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी किसी भी तकनीकी मामलों के जो मंत्री हैं वह विशेषज्ञ हों, अपने मंत्रालयों के मामले में विशेषज्ञ। मान के चलिए कोई कृषि मंत्री है, ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़ के आया है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड भी सही है कि सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, तो कार्यपालिका। तो यहाँ पे सत्य क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी के द्वारा चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, फर्स्ट तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। थर्ड क्या है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। इसमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला तो आपका सही है। सेकंड में 5 वर्ष इसका सुनिश्चित काल जो है वो नहीं है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है क्वेश्चन कि ये तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव होते स्वतंत्र होता है ना, बशर्ते उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर, कितने 6 माह के अंदर जो है
उनके लिए किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ना। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये भी आपका रॉन्ग है। असत्य कथन पूछता है तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। थर्ड है, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। चौथा क्या है कि सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले के लिए सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर से ही होती है। फिफ्थ क्या है, भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। इसमें सत्य कथन जो है वो ढूंढना है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये एक सेकेंड क्वेश्चन ये इस पे आते हैं। तो सत्य कथन पूछ रहा है तो पहला जो है आपका फर्स्ट वाला वो राष्ट्रपति का चयन जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी का केवल नाम के अधिकारों का ही प्रयोग, ये तो फर्स्ट सही है। सेकेंड है, राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष रूप से होता है तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो। तीसरा सही है, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं करता है। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। फिर चौथा भी सही है कि सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है ना। किसके नाम पर होता है तो राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने नियंत्रण पर पुनः विचार करने को कह सकता है लेकिन वही सलाह पुनः मिलने पर उसे मानने को बाध्य नहीं होता। इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो सत्य कथन हो जाएगा आपका सी, 1, 3, 4 व 5। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये मंत्रिमंडल के विषय में है। सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। सेकंड क्या है कि प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। सत्य कथन पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। प्रधानमंत्री की व्यापक अधिकार होता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय भी देखता है। विभागों के विवादों में उसका अंतिम निर्णय ही मान्य होता है ना प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार्यों का वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का उसको पावर होता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत की न्यायपालिका की ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है। कौन? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कथन कौन सा है? तो ये जो है आपका कि भारत के न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है, ये राइट है आपका। उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की ये सर्वोच्च संस्था है, ये भी सही है और ये भी सही है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश होता है तो उससे नीचे हाई कोर्ट हो या जो भी इसके निचली अदालतें उस सबको उसकी दिए गए फैसलों को मानना क्या होता है, बाध्यकारी होता है। इस तरह हम लोग देखेंगे तो डी सारे कथन सत्य हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 12 को देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान किया गया तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है ना। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं का प्रावधान है। किसी न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्यता संख्या है ना, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत, कितना बहुमत, तो कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ जो है आपका ये सी, ये दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, ये कथन है। कारण क्या है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र व राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकती है। अब यहाँ पे एक कूट दिया गया है, उसकी सहायता से उत्तर का चुनाव करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए आर दोनों सही है और ए की पुष्टि करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक कहते हैं, अर्थात संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसके पास है। किसके पास है, तो न्यायपालिका के पास है ना। किसी भी विधि के द्वारा संविधान का उल्लंघन होने की दशा में न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर देता है। न्यायपालिका क्या करता है, उसे अमान्य घोषित कर दे, चाहे वह राज्य केंद्र किसी भी स्तर पर हो, कि कोई भी स्तर पर हो, है ना। जितनी स्वतंत्रता व जितने अधिकार भारत की न्यायपालिका को प्राप्त है उतने किसी अन्य देश की न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। इसलिए भारत की न्यायपालिका सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो ए जो है आपका वो सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी नागरिक न्याय हेतु अदालत जा सकता है। कारण भारतीय न्यायपालिकाओं को प्राप्त अधिकार स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है ना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कूट के सहायता से उत्तर ढूंढना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ए व आर दोनों सही है और आर ए को पुष्टि करता है। तो सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। भारतीय न्यायपालिकाओं के अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में। तो इस तरह हम लोग देखें कि संविधान के अभिभावक को दर्जा प्राप्त है। संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिक सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस तरह ये ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें न्यायपालिका के अधिकारों से संबंधित है प्रश्न। सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से विवाद शामिल होते हैं, ठीक है। न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से विवाद शामिल होते हैं। पहला, देश के नागरिकों के बीच। सेकंड है नागरिक और सरकार के बीच। थर्ड है दो या दो से अधिक राज्यों सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। तो देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच या राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद आदि न्यायपालिका के अधिकार के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस तरह का कोई भी विवाद हो तो उसका सॉल्यूशन कौन देगा, तो न्यायपालिका। इस तरह हम लोग देखेंगे तो 15 का जो है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 2 3 4 सभी सही हैं। अब हम लोग आते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16। सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जो है यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय
फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। सेकेंड है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल सकता है। अगर उच्च न्यायालय कोई निर्णय दे रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या उसे बदल सकता है। थर्ड है, न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय को समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संसद संविधान के मूलभूत, यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्या हो जाएगा, मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकते। इसमें सत्य कथन को पता करना, सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 ये सभी के सभी सत्य कथन ही हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है ना, ये सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च, ये तो मैं बता ही दी थी कि उच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको बदल सकता है, ये भी सही है। न्यायाधीश कार्यपालिका विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है, ये भी सही है। ठीक है, 18 जो है ये आपका, ये भी सही है कि निर्णय अनुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। 17 पे आते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनावी प्रक्रिया होता है कौन से शामिल होते हैं, 17 है। तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य। चौथा है, संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश तथा कौन, तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह हम लोग देखेंगे तो केवल 4, ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, केवल 4 यानी कि ये तीनों नहीं, यही सदस्य शामिल हो सकते, ये आपका सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह है, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट का मंत्रीगण है, मंत्रीगण का। सेकेंड है, प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है। थर्ड है, कार्यपालिका का विधिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चौथा है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। इसमें असत्य कथन को ढूंढना है, असत्य कौन सा है, तो असत्य क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। केवल 2 ही, यही जो है ये आपका असत्य है ना। तो कैसे है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते कि वे संसद के सदस्य हो। यदि उस समय वे संसद सदस्य नहीं है तो मंत्री बनने के 6 माह के अंदर, है ना, भीतर ही संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। इस तरह जो है वो कथन 2 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे सही कथन हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कैबिनेट मंत्री जो है सत्ताधारी दल या गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं छोटे मंत्रालयों के प्रभावी। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि ये तीनों कथन जो है वो आपका सही है। कैबिनेट मंत्री जो होता है वो सत्ताधारी दल या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्र का पद खाली हो तो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होगा। तो कौन राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो जाएगा, तो आपका ये डी, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश ये नियुक्त हो जाएगा। तो ये रहा अभी आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसी तरह जो है आप लोग वीडियो को देखते रहिए और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो चैप्टर 5 से होगा, लोकतांत्रिक अधिकार पे हम लोग उसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।